हेलो 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 हेलो। देखो भाई, तो आज अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब स्ट्रैटेजी बनाना, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना, उसको एक्शन में लेके आना, है ना। तो ये कहलाता है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या जरूरी होता है? अच्छे रिसोर्सेज होना जरूरी है ना। ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या आ जाता है? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, ये सब चीजें उसमें ही आती है। 5 M's बोलते हैं इनको। और वैसे मोटा मोटा बोलो तो फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो अच्छा एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे रिसोर्सेज भी होना जरूरी है। सिर्फ रिसोर्सेज से काम थोड़ी चलेगा। क्या होना जरूरी है? सर, अच्छा कल्चर होना बहुत जरूरी होता है। समझ लो मेरी बात। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना बहुत जरूरी है, जिसको कॉर्पोरेट कल्चर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो कल्चर भी होना जरूरी है। फिर कंट्रोलिंग भी अच्छा करना जरूरी है। कंट्रोलिंग तो बहुत, हर चीज का क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सबसे लाइफ का ही सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कंट्रोलिंग, है कि नहीं? मतलब अपने को, खुद के कामों को क्या करते रहना चाहिए? कंट्रोलिंग करते रहनी चाहिए, है ना। क्योंकि अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, हमने जो पाथ चूज किया है उससे हम डेविएट हो जाएंगे। ऐसा ही होता है कई बार कि हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई, कई बार हम उस पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं इधर उधर, ताकि जो बट नेचुरल है ना। कई बार खुद की वजह से चल जाते हैं इधर उधर, या कई बार एनवायरमेंट के भी तो फोर्सेस हैं जो आपको थोड़ा बहुत ऐसे धक्का मार देते हैं। समझ रहे हो, पाथ से थोड़ा हिला देते हैं। तो आपको वापस पाथ में लाने के लिए क्या जरूरी है? आपको कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात? सो कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऐसा वो बीएसटी से भी पढ़ते आ रहे हो, 12th क्लास से। समझ लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। बहुत जरूरी है कि नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन लास्ट यही पढ़ रहे थे। पेज नंबर बताना है। 87, 87, 92 आ गई क्या? 87। तो देखो, स्ट्रैटेजी, लास्ट क्लास का अपन ने ये पढ़ा था, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन ने पढ़ा था। और उसके बाद पढ़ा था कि इसमें एक लिंकेज होता है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में लिंकेज होता है। जनरली हमेशा कैसा लिंकेज होता है? फॉरवर्ड। क्योंकि हमेशा पहले, ज्यादातर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन प्रीसीड्स स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, मतलब इंप्लीमेंटेशन से पहले क्या करा जाता है? स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। नॉर्मली यही होता है, बट समटाइम्स अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट एक्शंस, है ना, एक्शंस के हिसाब से भी हम स्ट्रैटेजी को क्या करते हैं? चेंज भी करते हैं। तो मतलब बैकवर्ड लिंकेज भी होता है कभी कभार। सो ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने एक मैट्रिक्स समझा था लास्ट क्लास के अंदर। ये इसका नाम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम? मतलब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। वाई एक्सिस पे लिया इम्प्लीमेंटेशन, एक वो सॉरी, वाई पे लिया स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, इस पे लिया स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। 4 डब्बे अपन ने पढ़े थे। सबसे बढ़िया डब्बा कौन सा है? बी। सबसे बढ़िया बी है। ए कौन सा है? ए तो स्टार्टअप वाला है। स्ट्रैटेजी बढ़िया, इम्प्लीमेंटेशन घटिया। बी क्या है? स्ट्रैटेजी भी बढ़िया, इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंट। सबसे घटिया है सी, स्ट्रैटेजी भी गड़बड़, इम्प्लीमेंटेशन भी गड़बड़, दोनों ही गड़बड़ है। तो उसमें आपको किसके बारे में सोचना चाहिए? क्या एडवाइस रहेगी? बिजनेस मॉडल रीडिजाइन। पढ़ो वर्ड, कि पूरे बिजनेस के बारे में आपको वापस सोचो कि यार ये बिजनेस ठीक है या नहीं है, कहीं बिजनेस ही गड़बड़ हो, क्या पता, ऐसा भी तो होता है। समझ लो। सो यू शुड थिंक ऑफ रीडिफाइनिंग योर बिजनेस मॉडल, कि यार कैसा बिजनेस का मॉडल है, उसको पहले रीडिफाइन करो, क्योंकि दोनों ही गड़बड़ हो रही है। समझ लो। और डी वाला क्या था?
डी वाले में इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया बट स्ट्रैटेजी गड़बड़ थी, तो क्या सोचना चाहिए, हमको स्ट्रैटेजी को ठीक से वापस बनाना चाहिए, बस सिंपल। ये सारे बेटा ऐसे पढ़ने पड़ते हैं, सारे ढंग से लिखना। स्क्वायर ए में क्या होता है, बी में क्या होता है, सी डी में क्या होता है, सारे पढ़ाए थे। फिर मैंने कहा था ये वाला भी एक मॉडल है, सेम वैसा ही है, पता नहीं क्यों बनाया फालतू में, लेकिन अब ठीक है, पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा। देखो, तो प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, क्या फर्क होता है दोनों वर्ड्स में। इफेक्टिवनेस क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ द टास्क, सही बात है, कंप्लीशन ऑफ द टास्क इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, बट काम को कंप्लीट करना अच्छे से, तो काम को कंप्लीट करना क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस। और उसको अच्छे से करना कम कॉस्ट पे, समझ रहे हो, मिनिमम कॉस्ट पे, इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, है ना, सही बात है, बीएससी में पढ़ा है अपन ने ना। सो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन अब हम पढ़ रहे हैं, ढंग से सुनना। सो वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वो इंप्लीमेंटेशन कह लो आप, ऑपरेशनल मतलब काम, ऑपरेशन मतलब काम को मैनेज करना, है ना। और ये क्या है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, बेसिकली है वही दोनों चीज सेम वाली जो पिछले वाले मॉडल में थी। इधर ले रहे हैं स्ट्रेटेजी, इधर ले रहे हैं इंप्लीमेंटेशन, एक तरीके से समझ लो आप, ठीक है। अब वो किस तरफ बढ़ रही है, अब देखो अब की बार अलग है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन किस तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब अच्छा है, तो देखो सर, इस तरफ है इफेक्टिव, इस तरफ है इनइफेक्टिव, मतलब अगर इस तरफ इस एरिया में आया तो स्ट्रेटेजी थोड़ी इनइफेक्टिव है। अच्छा, और ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट ये ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ है तो इनएफिशिएंट, ऊपर की तरफ है तो मतलब ये ऊपर ऊपर का एरिया ये पूरा क्या है, एफिशिएंट, समझ गया दोनों, ये इस वाले में ऑपोजिट है। नॉर्मली चीजें किधर बढ़ती हैं, यू बढ़ती थी ना डायग्राम में, हमेशा यू बढ़ती है इस तरफ, किस तरफ बढ़ती है, लेकिन इस वाली में इस तरफ है मामला, मतलब इधर इनइफेक्टिव इधर इफेक्टिव, समझ गए। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, अब इसमें भी वही है, डब्बे देखने। पहला डब्बा सबसे बढ़िया कौन सा है इसमें डब्बा, ये वाला। सर वो ऑर्गेनाइजेशन जो पहले डब्बे में आती है उनका क्या है मामला बताओ। तो अगर हम देखें उनका मामला, तो इनका मामला अगर हम देखें, इसको जोड़ते हैं यो, इस इधर जोड़ो और ऊपर जोड़ो। सर इस पे अगर हमने जोड़ा तो क्या दिख रहा है, इनकी स्ट्रेटेजी भी क्या है, एकदम इफेक्टिव है, और काम करने के तरीके भी क्या है, एफिशिएंट। तो सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करेगी, थ्राइव करेगी, थ्राइव, थ्राइव मतलब रूल, शानदार, समझ रहे हो। ऑब्वियसली सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्ट्रेटेजी इज इफेक्टिव एंड इंप्लीमेंटेशन इज एफिशिएंट, तो वो तो थ्राइव करेगी करेगी, मजे मजे ही मजे हो जाएंगे उसके, तो सही है। अच्छा, फिर अपन उसके बाद देखिए ये 2 नंबर वाला, इस 2 नंबर वाले को जोड़ते हैं, 2 नंबर वाले को जोड़ा तो क्या पता लगा, 2 नंबर वाले को अपन ने जोड़ा तो सर इसका पता लग रहा है, इसका काम करने के तरीके तो क्या है, काम को तो ये एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, बट इनकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन क्या है, थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो इनका आपको इनके लिए क्या लिखा हुआ है, सोचो, काम ठीक से कर लेते हैं लेकिन स्ट्रेटेजी ही गड़बड़ है, तो सोचो ये वही वाली बात है कि आपकी पाथ गलत है, एनर्जी पूरी डाल रहे हो, अच्छी डाल रहे हो, बट योर पाथ इज डिफरेंट ना, समझ रहे हो। मान लो स्ट्रेटेजी, मान लो एफिशिएंट हो तुम, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बढ़िया कर रहे हो लेकिन स्ट्रेटेजी ही गड़बड़ बनाई, तुम्हारा पाथ ही गड़बड़ है, समझ रहे, वो लोग सर गैंगस्टर बनेंगे, गैंगस्टर, समझ रहे हो, एकदम बढ़िया कर रहे हो किडनैप, एकदम बढ़िया कर रहे हो बिना कोई गलती के, समझ रहे हो, किडनैपिंग अच्छे से कर रहे हो, और वो क्या बोलते हैं, मर्डर वर्डर बढ़िया निपटा रहे हो, और चेन खींच लेते हो आराम से, इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया है लेकिन स्ट्रेटेजी ही गड़बड़ है। नहीं लेकिन पाथ गड़बड़ है ना, द पाथ इज रॉन्ग, सो रॉन्ग पाथ पे एनर्जी डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, इन पे क्या लिखा हुआ है, डाई स्लोली, इसलिए तो डाई स्लोली क्यों, धीरे धीरे करके मरेंगे, ये धीरे धीरे करके मरेंगे, जल्दी नहीं, तुरंत नहीं, धीरे धीरे करके, जैसे अभी इसने बोला बोला सर मजा तो पैसे तो आ रहे हैं ना, अभी पता नहीं लगेगा, बाद में, अभी तो वो पैसे में एंजॉय करेंगे, बाद में क्या होगा, चक्की पीसिंग 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 पीसिंग, जेल में, है कि नहीं, ये होता है जेल में। फिर क्या होते हैं, उनसे ताकतवर वाले जो गुंडे होते हैं ना, वो उनके मजे लेते हैं,
समझ रहे हैं? नहीं समझेगा तो इमरान खान से पूछ बेचारे से। इमरान खान कौन है? इमरान खान पाकिस्तान का एक्स प्रधानमंत्री, बेचारा अभी कहाँ है? जेल में है। उसके साथ बहुत जातियां हो रही है वहां पे, बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं उस साथ, उसके मजे लिए जा रहे हैं। हाँ भाई, तो दीज विल डाई स्लोली। पाथ ही गलत है ना यार, इम्प्लीमेंटेशन तो बढ़िया है, पाथ ही गलत है, तो धीरे धीरे करके मरे। क्योंकि इनको सुनो, ऐसे लोगों को क्या पता नहीं है। देखो, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा कर रहे हैं, एनर्जी फुल है, बट क्या है, गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो ये जल्दी तो समझ नहीं पाते कि गलत डायरेक्शन में है, बाद में समझते हैं। डाई स्लोली, समझे? इनको क्योंकि बाद में पता लगता है कि इनका पाथ ही क्या था, गलत। अब सुनना, चौथा डब्बा, चौथे डब्बे को देखो, ये निकल जाता। चौथा डब्बा क्या कहता है, जरा देखे। चौथा डब्बा कहता है, इधर जोड़ा और इधर जोड़ा। चौथा डब्बा है, देखो, स्ट्रैटेजी गड़बड़ है इसकी, स्ट्रैटेजिक पाथ गड़बड़ है, और काम भी गड़बड़ है, इनएफिशिएंट है। मतलब ये तो उसमें भी गड़बड़ है, समझ लो। फिर तो ये क्या होगा, मतलब ये चेन खींच रहा होगा, बोला आंटी जी उतार के इसको दो देगी, समझ रहे हो? तो ही विल डाई क्विकली, ये तो पकड़ में आ जाएगा, कमा भी नहीं पाया ये तो, समझ रहे? क्योंकि ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन सोचो, द ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी क्या है, स्ट्रैटेजी भी गड़बड़ है, इनफेक्टिव, काम भी उनसे मैनेज नहीं होता, तो भाई ऐसी तो क्विकली मर जाएगी ना। सोचो, चल ही नहीं पाएगी, 4 कदम भी ना चल पाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? 4 कदम चलने के लिए भी तो कुछ, ये तो दोनों ही गड़बड़ है इसका। समझ में आई मेरी बात? ऐसा। और लास्ट है ये सी, ऐसा लिख के मत आ जाना तू और लिखे तो लिख के आ जाना, टॉट बाय अभिषेक प्रताप सिंह, ताकि वो मेरे से कन्फर्म तो कर ले, बोला आप ही का बच्चा है क्या, फिर ठीक है, फिर तो दे देगा नंबर मेरा नाम लिख के आ जाना भाई, बाद में, बाकी मैं देख लूंगा। नहीं है, लेके आना तो यार, तू लिख के तो आ, कुछ कुछ भी लिख के आ तू। तो देखो इधर, इधर इधर इधर, तो ये क्या है, थर्ड वाला डब्बा। जो ऑर्गेनाइजेशन इस वाली कैटेगरी में आएगी, वो उनका क्या है मामला, सर इनकी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव है बट इंप्लीमेंटेशन गड़बड़ है। मतलब स्ट्रेटेजी ठीक है, अब सोचो पाथ सही चूज किया तुमने, इसलिए जैसे जो बच्चे सीए कर रहे होते हैं, आप वो समझो, पाथ तुमने सही चूज किया है, बट थोड़ा बहुत अगर इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, लगे रहो, क्योंकि पाथ सही है तुम्हारा, तुम्हारी जो तुमने पाथ चूज किया गड़बड़ नहीं है, पाथ सही है, तुम्हारी बस काम करने के तरीकों में गड़बड़ी है। तो अगर आप, इफ यू आर अनसक्सेसफुल, यू शुड वर्क ऑन इट, बिकॉज योर पाथ इज राइट। सही पथ पर थोड़े से परेशानी आती है, बट पाथ तो सही है ना तुम्हारा, लगे रहो, काम होगा, सीए बनोगे। समझ में आ गई मेरी बात? बस इंप्लीमेंटेशन ठीक कर लो, आई कि नहीं आई? सो ये सरवाइव कर जाएंगी, ऐसी फिर भी सरवाइव कर जाती है, समझ गया ना मेरी बात? अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या है, टू वाला। ऑपोजिट मतलब इन सेंस कि एक चीज ठीक है, एक गड़बड़ है। टू वाले में क्या था सर? टू वाले में ना, देखो टू वाले में क्या था, टू वाले में स्ट्रैटेजी ही गड़बड़ थी, इंप्लीमेंटेशन ठीक था। तो वो तो भाई मरेगा ही मरेगा, क्योंकि जिसका पाथ ही, जो गलत पथ पे चल रहा है वो जाएगा ही, मरेगा ही मरेगा। लेकिन यार तुम्हारा पाथ ठीक है, तो थोड़ा काम करने के तरीके तो गड़बड़ है, तो उसको तो ठीक किया जा सकता है सर, है ना? समय रहते देखो काम हो जाएगा अपना। समझ में आ गई मेरी बात? तो 4 डब्बे हैं बेटा, समझ में आया अच्छे से सबको डब्बे? अब बस इनको एक्सप्लेन कर दो। पहला डब्बा सबसे बढ़िया था, सबसे बढ़िया डब्बा कौन सा है? पहला, उसके बाद तीसरा, पहले के बाद तीसरा, ठीक है। सबसे बर्बाद कौन है? चौथा वाला। नहीं नहीं, मैं तो पता है सबको टू वाले को मानता हूं, चौथा वाला तो फिर भी क्या है, जल्दी समझ जाएगा ना। चौथा वाला तो क्या है, डाई क्विकली, समझ लो क्या नाम है, क्या है इसका नाम, डाई क्विकली। क्या नाम है तेरा? लावण्य। अब मान लो ये लावण्य है भाई अपना, है ना? तो अब लावण्य है, लावण्य की एक गर्लफ्रेंड है। अब लावण्य की गर्लफ्रेंड ने, मतलब इससे तो बात करती करती है ना, प्यार मोहब्बत सब चल रहा है काफी सालों से, लेकिन फिर इसको अचानक से इसने कुछ ऐसा देख लिया, तो बहुत बुरा देख लिया, समझ रहे हो? मान लो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देख लिया भाई साहब, मूवी हॉल में, समझ रहे हो? तो इसने तो सब कुछ देख लिया,
इसने तो सब कुछ देख लिया, तो यहां पे क्या है इस सिचुएशन में, ही विल डाई क्विकली। नहीं नहीं, अभी धीरे धीरे नहीं, देख लिया ना पूरा इसने, इसने क्या पूरा देख लिया कि बोले यार ये तो पूरा ही खत्म है मामला, तो ही विल डाई क्विकली, फटाफट वहां से निकल जाएगा और जीवन में अपना कुछ कर लेगा। अब लेकिन दूसरी सिचुएशन देखो, मान लो वो लावण्या से बात भी करती है और उसको बेस्ट फ्रेंड बना रखा है। अब इसको बोल के कि वो इसका बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ भी भाई साहब माहौल बना रही है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, इसका फोन आ रहा है, वेटिंग पे आ रहा है, बस उससे बात कर रही है। अब यहां पे क्या होगा, ही विल डाई स्लोली। ये मौत बड़ी बुरी होती है, समझे? तो अब आप समझे कौन सा डब्बा बुरा होता है, डाई स्लोली, रोज मरेगा थोड़ा 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 करके, ऐसा है। वो तो बाद में हुआ करेगी, पहला वाले में नहीं होती कभी भी, उसके बाद वाला आदमी समझ जाता है। ठीक है, पहला वाला हमेशा आदमी ना सच्चा प्यार ही करता है, बाद वाले में वो समझ जाता है कि इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैकअप बिफोर अ ब्रेकअप। वो बाद वालों में, लेकिन पहला वाला तो ईमानदारी से करेगा ना तू। अब तू नहीं कर पाएगा, तू होगा इधर, डाई स्लोली। देखो भाई इधर, चलो, तो क्या है, आदमी इस हिसाब से बना नहीं ना इतना चतुरखोर, वो होता ही है। चलो, तो अब आप बता, समझ गए कौन सा डब्बा सबसे बढ़िया है, कौन सा सबसे बुरा? सबसे बढ़िया पहला डब्बा, फिर सेकंड ये वाला, थर्ड वाला डब्बा इज गुड, फिर इन दोनों में मैं फोर वाले को बढ़िया मानता हूं, क्योंकि ये जल्दी, देखो जिसका दोनों गड़बड़ है वो फटाफट क्या कर जाएगा, मान लो वो जो चोर है वो पकड़ा गया और वो फटाफट वो अपना नया जीवन चालू कर लेगा, इधर वो तो जाएगा लंबा, समझिए ऐसा। चलो देखो भाई, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी वो है जिसको यही नहीं पता कि उसका पाथ गड़बड़ है, समझ रहे हो मेरी बात? और तो और जिसको ये है कि भाई मेरा इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया है, पाथ ले, उसको यही नहीं पता लगेगा जीवन में, तो ये बहुत तगड़ी चीज है ना। फोर्थ वाले में फटाफट पता लग गया ना आपको, तो क्योंकि बर्बाद हो जाओगे, जल्दी हो जाओगे, तो नया कुछ कर लोगे, ऐसा होता है, समझे? चलिए, सो बस इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये लो भाई, जो जो मैंने बातें बताई, सबसे बढ़िया डब्बा बता दो। चलो, बढ़िया डब्बा है वन 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 वन, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइंड इटसेल्फ इन सेल वन। तो सर वो ऑर्गेनाइजेशन जो सेल वन में आती है, जरा बताना तो, जो सेल वन में आती है, इट इज वेल प्लेस्ड एंड थ्राइव। तो सर ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एकदम बिल्कुल सही जगह पे है, और ये क्या करेगी, एकदम रॉकेट की तरह थ्राइव करेगी, ठीक है, सक्सेस पे जाएगी, बिकॉज इन चीज दोनों चीजें अच्छी है। दोनों मतलब बनाना भी, स्ट्रैटेजी बनाना भी ठीक है उस पर, और ठीक से क्या करते हैं, ये काम भी ठीक से करते हैं, काम को भी ठीक से मैनेज करते हैं, मतलब इनका इनपुट आउटपुट रेशो भी ठीक है। इनपुट आउटपुट रेशो मीन्स काम को मैनेज करना, कि इतना इनपुट लगा रहे उतना आउटपुट मिल रहा है ना वो। सो सिंस इट इज अचीविंग व्हाट इट एस्पायर्स टू अचीव विद एन एफिशिएंट इनपुट आउटपुट रेशो, लाइन लिख के आना। अच्छा, फिर ये, अब एन ऑर्गेनाइजेशन जो सेल 2 में आती है या 4 में आती है, ये दोनों ही क्या है, बर्बाद। 2 वाली कौन सी है, डाई स्लोली, और 4 वाली डाई क्विकली, दोनों ही बर्बाद है, लेकिन मैं किसको ज्यादा बर्बाद मानता हूं, 2 को। क्योंकि ये दोनों क्यों बर्बाद है सर, ये दोनों क्यों बर्बाद है, ये दोनों इसलिए बर्बाद है बेटा, क्योंकि दोनों की स्ट्रैटेजी क्या है, पाथ ही गड़बड़ है। तो जिनका पाथ ही गड़बड़ है बेटा, उनका तो जीवन वैसे ही बर्बाद है, जिन्होंने गलत पाथ चूज कर लिया, जिनका स्ट्रैटेजी इनइफेक्टिव है, सही है कि नहीं है? तो ये दोनों ही बर्बाद है, ये बर्बाद ही रहेंगी कब तक, डूम्ड मतलब बर्बाद रहेंगी कब तक, कब तक, जब तक ये अपना डायरेक्शन ठीक ना कर ले, तो ये बर्बाद ही रहेगा सर इनका जीवन, जब तक ये अपने डायरेक्शन को ठीक ना कर ले, सही है? अनलेस दे एस्टैब्लिश अ गुड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, तब तक तो ये बर्बाद ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द पर्टिकुलर पॉइंट टू नोट इज दैट सेल 2 इज द वर्स्ट प्लेस टू बी देन सेल 3। सही बात है, 2 और 3 में कौन सा बुरा है ज्यादा, 2 और 3, 2 और 4 नहीं, अब 2 और 3। यहां बच्चे ये बहुत उसका गेम है यहाँ, क्योंकि दिमाग वो हो जाता है, इधर 2 और 4 चल रहा था और इधर 2 और 3, बहुत सोच समझ के लिखना है। तो सर 2 और 3 में, हाँ तो सर 2 और 3 में 2 ही बर्बाद है ज्यादा, क्यों? क्योंकि 2 में तो डायरेक्शन ही गड़बड़ है उनकी, मैंने कहा था ना 3 फिर भी बेटर है,
क्योंकि माना इसे काम करने का तरीका थोड़ा गड़बड़ है, बट स्ट्रैटेजी तो सही है ना अगले की, सही है कि नहीं है? तो आज नहीं तो कल ठीक कर लेगा वो, सही है कि नहीं है? ऐसा। सो 2 इज अ वर्स्ट प्लेस टू बी देन 3। सो ये है, सो याद रखिएगा। हाँ, द पर्टिकुलर पॉइंट टू नोटिस दैट सेल 2 इज अ वर्स्ट प्लेस टू बी देन सेल 3, सिंस जो सेल 3 है, 3 वाला, बिकॉज वहां पे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तो प्रेजेंट है, कम से कम कुछ डायरेक्शन तो सही है ना उसका, तो वो फिर भी चल जाएगा बढ़िया। इवन इफ टू मच इनपुट इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट आउटपुट, हाँ उनसे इनपुट आउटपुट में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ी है, लेकिन वो तो ठीक किया जा सकता है, सही है कि नहीं है? सो ये होता है इसका मामला। क्लियर है क्या? अब एक बढ़िया लाइन लिख देना, टू बी इफेक्टिव इज टू सर्वाइव। अगर आपकी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होगी तो आप क्या कर जाओगे? सर्वाइव। एंड वेयर एज टू बी एफिशिएंट is not in itself either necessary or sufficient for survival। कहने का मतलब, अच्छे से सुनना, स्ट्रैटेजी बढ़िया बनाना बहुत नेसेसरी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। सर्वाइवल के लिए क्या होना जरूरी है? स्ट्रैटेजी तुम्हारी ठीक होना बिल्कुल जरूरी है। स्ट्रैटेजी इफेक्टिव बोला ना, इफेक्टिव मतलब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी बढ़िया बनाना के लिए भाई, अगर समझ रहे हो, टू सर्वाइव आपकी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होनी चाहिए। अब आगे क्या कह रहा है सर? टू बी एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट, काम करना, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो सर इंप्लीमेंटेशन के लिए इट इज नॉट इटसेल्फ ईदर नेसेसरी और सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल। सर सर्वाइवल तो आपका उससे ही हो जाएगा, किससे? अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है ना, उससे ही हो जाएगा। वो इतना कोई नेसेसरी नहीं है। सर्वाइवल तो आपका स्ट्रेटेजी ठीक है तो भी हो जाएगा। समझिए कहने का मतलब, समझे लाइन? नहीं तो नहीं, वापस बताऊं भाई। 3 वाले में क्यों बोला सर्वाइवल? सर क्योंकि देखो, इसका काम करने का ऑपरेशनल मैनेजमेंट थोड़ी गड़बड़ है, बट स्ट्रेटेजी ठीक है। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी ठीक होगी ना, तो यही तो वो लाइन कह रहा है कि सर्वाइव करने के लिए क्या होना जरूरी है? आपकी स्ट्रेटेजी ठीक होना जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन चाहे ठीक हो या, टू बी एफिशिएंट इट इज नॉट ईदर नेसेसरी और इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, वो होना जरूरी नहीं है। सर्वाइवल तो आपका तब भी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फिर भी कभी कभार सर्वाइव कर जाती है, समझ गए? ऐसा फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी बच्चे ने सीए का पाथ चूज किया कि सीए करूंगा। अब अच्छा कोर्स कर रहे हो आप, ठीक है भाई, भले ही सीए नहीं बन पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं तो अच्छा ही पहुंचोगे आप, बिकॉज यू हैव गॉट अ गुड नॉलेज। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो कि भाई ठीक है सीए फाइनल नहीं हो पा रहा, पास नहीं हो पा रहा, बट दे आर गुड, दे आर सक्सेसफुल, बिकॉज इन अदर पार्ट वो सक्सेसफुल हो गए, नॉलेज तो अच्छी थी ना उनके पास। यही तो है, वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन इसका पाथ ही गड़बड़ है, वो गड़बड़ हो जाएगा ऐसा। चलिए, तो इसी के साथ ये टॉपिक हो गया खत्म, फिनिश। वो टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया। अब है टॉपिक, क्या पढ़े कुछ ढंग से, बीच में थ्योरी व्योरी है, बाद में पढ़ाएंगे, सबसे लास्ट डे देखेंगे। स्ट्रैटेजिक चेंज कर सकते हैं क्या ये अभी? स्ट्रैटेजिक चेंज, टाइम कितना बजा है? फिर एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है मैकिन्से 7S मॉडल। देखो आपको मिलेगा, ढूंढो, तुमको क्या पता मेरे से पहले मिल जाए। मैकिन्से 7S मॉडल, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पेज नंबर है 95। मैकिन्से 7S मॉडल, अरे 95, 94 की बात आता है ना? अरे 96 से पहले 95, ठीक है। क्या नाम है इसका? हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखो, हेडिंग नहीं लिखी हुई। मैकिन्से बहुत बड़ी कंपनी है भैया, मैकिन्से। अभी मेरे दोस्त के पास ऑफर भी तो आया था, बताया था मैंने थोड़े दिन पहले आपको, थोड़ा टाइम पहले बताया था, मैकिन्से से ऑफर आया हुआ था। मैकिन्से 7S मॉडल, तो ये हमारा टॉपिक है मैकिन्से का 7S मॉडल। करें चालू? सुनना, मैकिन्से 7S मॉडल, ये जो मॉडल है, पहली बात तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? किसने दिया है? मैकिन्से ने दिया है। फिर दूसरी बात है, ये बोलोगे कि ये जो मॉडल है
मैकिन्से ने दिया है, एंड इट इज अ टूल दैट एनालाइजेस अ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, इंटरनल इंटरनल। ये बात यही मैंने बोल दी, अब सुनना कि ये एक ऐसा टूल है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन को एनालाइज करता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है वो ठीक है या नहीं है। मतलब वो इंटरनल इंटरनल, इसका मतलब क्या नहीं है एक्सटर्नल। डिसएडवांटेज हो गया इसका एक, दैट इट फोकसेस ऑन इंटरनल एनवायरमेंट, नॉट ऑन, इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहला पॉइंट हो गया ना डिसएडवांटेज। इसमें कमी क्या हुई फिर, खुद ही बोल दिया बोले, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे को एनालाइज करता है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अलावा चीजों पे ध्यान नहीं देता। सही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट सुनना, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द गोल ऑफ दिस मॉडल इस, ये मॉडल क्यों बनाया गया था पता है, ये मॉडल इसलिए बनाया गया था ये बताने के लिए कि कैसे इफेक्टिवनेस को हम अचीव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू इंटरैक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट। दो एलिमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, भाई ढांचा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें होती है, 7 होती है, ऐसा ही कह रहा है। 7 में से कुछ होते हैं हार्ड एलिमेंट, कुछ होते हैं सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड होते हैं 3 और सॉफ्ट होते हैं 4, टोटल कितने हो गए 7। 7S मॉडल क्यों बोला, सातों नाम किससे चालू होते हैं एस से, ठीक है। तो हार्ड एलिमेंट कौन से 3, हार्ड, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये 3 एलिमेंट होते हैं हमारे ढांचे में। इनको क्या कहा गया है, हार्ड एलिमेंट। अरे बताऊंगा क्यों कहा गया है, इनको क्या कहा गया है, हार्ड एलिमेंट। और सॉफ्ट एलिमेंट कौन से है, सॉफ्ट एलिमेंट है बेटा, देखो नाम याद होना चाहिए सबका, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ और स्किल्स। तो ये जो 7 एलिमेंट है ना, 7 है ना, दिख गया। 3 कौन से हार्ड, 4 कौन से सॉफ्ट। तो भाई सेकंड पॉइंट में क्या बोला था, ये इंट्रोडक्शन है, अच्छा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, पहले ही बता दूं मैं आपको, ये तो 1 नंबर काटता है ऐसे सीधे सीधे। ये हो गया, अच्छा यही है सेकंड पॉइंट। इस मॉडल का गोल क्या था कि कैसे हम इफेक्टिवनेस अचीव कर सकते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्ड एंड, कि कैसे हम इफेक्टिवनेस अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इसने कहीं बताया ही नहीं कि कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसकी भी एक डिसएडवांटेज क्या हो गई कि इसने सिर्फ बोला कि इसका गोल ये है, लेकिन वो काम ये करता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, इसने कहीं बताया ही नहीं कि कैसे इफेक्टिवनेस आएगी। तो मैं पहले ही बता देता हूं, इसके डिसएडवांटेज में हम पढ़ेंगे कि दिस मॉडल ओनली सेज, डजंट डू इट, इसे बोलता है, वो बताता नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात, होता ना, बोल बच्चे ने ये सिर्फ ऐसे बोल रहा है कि ये बताएगा कि ऐसे कैसे इफेक्टिवनेस आ सकती है, लेकिन इसने कुछ एक्चुअली में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 एलिमेंट होते हैं सॉफ्ट और हार्ड, हार्ड वाले 3, सॉफ्ट वाले 4, ऐसे लिख लो। 7 एलिमेंट है ना, मैकिन्से मॉडल में 7 एलिमेंट्स होते हैं। अभी जब वो उसका इंटरव्यू था तो वो तो साइंस बैकग्राउंड का था मेरा दोस्त, तो उसको मैंने, एक तो ये और इसके 3-4 मॉडल्स और थे मैकिन्से, तो तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे सीए में नहीं है, तो उसको फिर वो भी मैंने 3-4 पढ़ा के भेजे। मैंने कहा उसके सामने झाड़ना, तेरे को इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा, वो जिस कंपनी में जा रहे हो उसी का मॉडल झाड़ो उसके सामने, थोड़ा अच्छा रहता ना, वो भी इंप्रेस हो जाएगा। ऐसे उसको पढ़ा के भेजा था कुछ। चलिए सुनिएगा, ये जो इस मॉडल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स होते हैं, एक हार्ड एलिमेंट और एक सॉफ्ट एलिमेंट, है ना। ये दोनों ही क्या होते हैं, दे आर इंटर रिलेटेड एंड, सुनिएगा, मॉडिफाई एंड सजेस्टिंग दैट मॉडिफाइंग वन एस्पेक्ट माइट हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन द अदर एलिमेंट्स। कई बार हम एक चीज को चेंज करते हैं तो बाकी एलिमेंट्स पे भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सोचो, पहला एलिमेंट का नाम ही क्या है, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तुमने बदल ली, अरे तो फिर सब कुछ बदलना पड़ जाएगा। स्ट्रैटेजी बदलोगे स्ट्रक्चर बदलेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर भी बदलेगा, सिस्टम भी बदलेंगे, फिर वैल्यूज भी बदल सकती हैं, वैसे तो नहीं चेंज होती लेकिन फिर भी स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स भी बदलेगी। भाई अब तुमने नई स्ट्रेटेजी अपनाई है तो स्किल्स भी तो चेंज होंगी, अरे है ना। तो आप देख रहे हो कि मॉडिफाइंग वन एस्पेक्ट माइट हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन अदर्स। रिपल इफेक्ट समझते हो, पानी वाला रहता बूंद, वो होता ना, अरे एक वो क्या बोलते हैं, एक बड़े कटोरे के अंदर क्या डालो, वो पानी भर के रख दो और एक यूं थोड़ा सा एक एक बूंद गिराओगे तो उससे बाकियों में भी क्या हो, तरंग निकलती है ना,
ऐसा, समझ गए? तो उसको क्या बोलते हैं? रिपल इफेक्ट बोलते हैं, वाटर का रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो वो यही तो बोल रहे हैं कि भाई मॉडिफाइंग वन एस्पेक्ट माइट हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन अदर्स। सही बात है भाई, एक चीज को बदलोगे तो उससे सारी चीजों पे प्रभाव आता है। चलो स्टार्ट करें। कितने, अब बस अब कुछ नहीं है कि बता दो कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो बता दो। चार, तीन होते हैं सॉफ्ट, तीन होते हैं हार्ड, चार होते हैं सॉफ्ट। अब सर ये हार्ड और सॉफ्ट क्यों कहा गया है इनको? तो बेटा हार्ड और सॉफ्ट इसलिए कहा गया है कि हार्ड वाले एलिमेंट्स क्या है? दीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। इनको तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है? इनको कंट्रोल कर सकता है। सही बात है, स्ट्रेटेजी गड़बड़ है तो अपन क्या कर सकते हैं? चेंज, मॉडिफाई कर सकते हो। स्ट्रक्चर में कहीं कमी है उसको क्या कर सकते हैं? ठीक किया जा सकता है। पुराने वाले को हटा के नए वाले को अडॉप्ट कर सकते हैं। पढ़े ना आर्ट स्ट्रक्चर, करा जा सकता है ना ठीक। सिस्टम अगर गड़बड़ है तो उसको भी क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। सो इसलिए इनको हार्ड एलिमेंट बोलते हैं, बिकॉज दे आर कंट्रोल, डायरेक्टली कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। ये सीधा मैनेजमेंट इन पे कंट्रोल करता है और इनको चेंज भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है। सही बात है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हार्ड एलिमेंट। सॉफ्ट एलिमेंट क्या होता है? समझ रहे हो मेरी बात? कोई चीज हार्ड है तो उसको तो चेंज करना ठीक है ना, उसको तो तोड़ टूट जाता है वो। लेकिन सॉफ्ट वाला क्या है? इधर उधर गुल्ला मट्टी खाता रहता है, उसको आप नहीं बदल पाओगे। वो क्या होता है? सॉफ्ट एलिमेंट। दीज, ये वो एलिमेंट है, इनको सॉफ्ट एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको आप डायरेक्टली मैनेज कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज थिंग्स आर गवर्न्ड बाय द कल्चर। सर ये कल्चर से डेवलप होती है, तो जो चीज डेवलप होती है वो एक बार डेवलप हो जाए तो उसको बदलना क्या होता है? थोड़ा मुश्किल। सोचो तुम्हारे सिस्टम ही गड़बड़ हो जाए, है कि नहीं? तो जैसे कई लोग होते हैं, जैसे अब मान लो वो टाइम पे ही नहीं आया तो भाई वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको बदलना, क्योंकि वो उनके कल्चर में ढल चुका है। सही है कि नहीं है? देखो अभी भी सो रहा है खोपड़ी का, मारना है, घूसा मारना बंटी जी, दो एक घुमा के इसके। समझ रहे हो? तो वही है ना कल्चर। भाई आपने जो कल्चर एक बार ढल गए, समझ रहे हो, क्योंकि एक बार जो सेट हो जाता है हैबिट, कल्चर, ये एक बार ढल गई तो ढल गई। इनको बदलना आसान नहीं होता। एटीट्यूड्स लोगों के, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, हैबिट्स, दिस कांट बी चेंज्ड। सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? देखो कोई वैसी चीज हो तो बदल जाती है। हार्ड एलिमेंट कैन बी चेंज्ड, हार्ड में, बिकॉज हार्ड एलिमेंट्स आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। बट ये चार चीजें, समझ रहे हो? तो वैल्यूज नहीं बदली जाती है सर, मुश्किल होता है बदलना। स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स, ये सारी चीजें चार एलिमेंट है, इनको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट एलिमेंट। एंड इनको दीज आर गवर्न्ड बाय द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आएगी क्या? अच्छा तो सर कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड वाले या सॉफ्ट वाले? दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लिख के आइएगा। बट दीज सॉफ्ट एलिमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, क्योंकि सिर्फ उन तीन से थोड़ी हो जाएगी। सोचो स्ट्रेटेजी बढ़िया है, स्ट्रक्चर बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, लेकिन ये चार चीज गड़बड़ है, फिर हो जाएगी क्या सक्सेस? इनके बिना काम नहीं चलता सर, ये भी अच्छे होने जरूरी है। समझ में आ गई? सो ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे में, ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क में 7 एलिमेंट बताए मैकिन्से ने। कौन कौन से? बोलो मेरे साथ, नाम, नाम बताओ पहले तो, नाम। सीक्वेंस में स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ठीक। उसके बाद ये तो हार्ड हो गए, अब सॉफ्ट वाले बताओ। शेयर्ड वैल्यूज, उसके बाद स्टाइल, स्टाफ और स्किल्स, ठीक है। कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको हार्ड क्यों बोलते हैं? दे आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय, डायरेक्टली मैनेज्ड बाय द मैनेजमेंट, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। इनको सॉफ्ट क्यों बोलते हैं? सर बिकॉज दीज कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट, दीज आर गवर्न्ड बाय द कल्चर। समझ में आगे बात? एक बार कल्चर जो बन गया तो बन गया, बदला नहीं जाता वो। चलो करें स्टार्ट। अब इनको एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, देखो भाई सबके बारे में दो दो तीन तीन लाइन है, एग्जैक्टली चिपका क्या नहीं है, एक वर्ड नहीं बदलना किसी को भी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? बोल दो क्या होता है स्ट्रेटेजी? सर वही जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, पाथ होता है हमारा जिसको फॉलो करना पड़ता है। विजन मिशन की डेफिनेशन बोल दो यार, वही सब है। क्या होता है स्ट्रेटेजी? इट इज द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट जिसको हमें फॉलो करना होता है, वो सारी बातें। सो स्ट्रेटेजी क्या होता है? सर स्ट्रेटेजी इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, इट इज द ब्लूप्रिंट टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी। सर कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के लिए हमारा क्या होता है? ये ब्लूप्रिंट होता है, तो उसको ही फॉलो करते हैं हम। स्ट्रेटेजी क्या होता है? वो चीज जिसको फॉलो करते हैं। सही है। एंड इट अचीव्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू ड्राइव मार्जिन एंड लीड द
इंडस्ट्री। तो क्या बोलोगे स्ट्रेटेजी क्या होता है? सर स्ट्रेटेजी वो होता है जो हमें डायरेक्शन दिखाता है, ये वो ब्लूप्रिंट होता है जिसको हमें क्या करना होता है? फॉलो। इससे हम क्या गेन करते हैं? कोर कॉम्पिटेंसी, और उससे हमें क्या मिलता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। समझ गए? और मार्जिन्स और ये सब, एंड वी लीड द इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री को लीड कर पाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? अरे सर वो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन पढ़ा है ना अभी आपने, 8 स्ट्रक्चर पढ़े थे ना। क्या होता है स्ट्रक्चर? सर डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, समझ रहे हो? अरे तुमने बनाया एसबीयू स्ट्रक्चर, तुम्हारे बिजनेस ही नहीं है, इतने सारे एक ही है, अब बनाओ क्या? तो स्ट्रक्चर भी किसके हिसाब से बनाया जाता है? डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज। छोटा मोटा ढाबा गोला तुम बोलो सर एसबीयू स्ट्रक्चर बनाएंगे, एसबीयू, अरे उसको सीईओ बोल रहे हो ऑर्डर लेने वाले को, बोला हाँ भाई सीईओ ऑर्डर लेके आ। अरे वो तो वैसे थोड़ी होता है। तो सिंपल है सर, स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पावर्स कॉन्सेंट्रेट होती है टॉप पे, अपने पास अगर आप पावर्स रखना चाहते हो तो उस प्रकार का स्ट्रक्चर चूज करोगे। समझ गए? फंक्शनल, वहां पावर आपके पास रहती है। अगर आप डेलीगेट करना चाहते हो कि सारी हेडेक बोले यार आप मेरे को नहीं पालनी, तो फिर आप फिर डिविजनल स्ट्रक्चर में जाओ या एसबीयू बनाओ, जहां उनको हर लेवल पे पावर्स बांटो। तो ये उसके हिसाब से क्या किया जाता है? स्ट्रक्चर को चूज किया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? सो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा? पावर्स का इकट्ठा होना टॉप पे और सब में बांट देना क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। बीएसटी में था ये। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वी चूज फ्रॉम द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, उन 8 में से कोई ना कोई चूज कर लेते हैं। बढ़िया स्ट्रक्चर किसके हिसाब से? हमारे काम के हिसाब से, हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के हिसाब से, और हमें कैसा चाहिए सिस्टम, सेंट्रलाइजेशन और ये सब, उस हिसाब से हम चूज करते हैं बढ़िया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बढ़िया होना जरूरी है। तेरा वो पड़ोसी आज तक ही नहीं आया कि वो कहा गया वो? अच्छा, तो जो ऑनलाइन ही चल रहा है वो जब से। चलो अगला सिस्टम है भाई। क्या अगला तीसरा चीज क्या है? सिस्टम। सिस्टम क्या होते हैं? काम कैसे होगा, क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, डेली टास्क, है ना? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ डेली टास्क, ऑपरेशंस, टीम्स, कौन कौन सी टीम काम करेगी, कौन क्या काम करेगा, है ना? टू एग्जीक्यूट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। सर काम ताकि एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर से हो जाए, तो इसके लिए सिस्टम्स बनाना, टास्क, डेली टास्क बनाना, ऑपरेशंस हैंडल करना, टीम्स डेवलप करना, तो ये सारी चीजें बनाना क्या कहलाता है? सिस्टम। सिस्टम बनाना। सही है? तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक, अब आती है लास्ट ये 3 चीजें, फिर खत्म है आपका टॉपिक। 3 चीजें कौन सी है सर? 4 चीजें, 4 सॉफ्ट एलिमेंट। शेयर्ड वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती है? मैंने कहा था ना, वैल्यूज तो बहुत बड़ी चीज होती है सर। वैल्यूज आर द कोर वैल्यूज विच गेट रिफ्लेक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सर आपके कल्चर से आपकी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती है। सही बात है। आपकी वैल्यूज किससे रिफ्लेक्ट होती है? आपकी काम जैसा आप दुनिया को दिखा रहे हो, आपका कल्चर, आपके कल्चर से आपकी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती है। आप जब समाज में जाते, फॉर एग्जांपल आप जब जाते हो ना दुनिया में, फॉर एग्जांपल अपन घर से बाहर निकलते हैं और हम कैसे बिहेव करते हैं, वो क्या दिखाता है कि हमारा वो ब्रॉटअप कैसा है, हमारी परवरिश कैसी है। ऐसे बोलते हैं ना भाई, क्योंकि आप ही तो अपने रिप्रेजेंटेटिव हो, कि भाई आपको देख के आपके घर वालों का क्या लगाया जाएगा अंदाजा, कि उनकी कैसी परवरिश होगी, उनका कैसा कल्चर है, कैसा ये सब है। तो वैसे ये होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन की कोर बिलीफ, कोर वैल्यूज। सही है? सो सिंपल बात है सर, द कोर वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो इसलिए उसका अच्छा होना जरूरी है। एंड द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, तो इसके लिए आपकी वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी शेयर्ड बाय ऑल। इट शुड बी शेयर्ड बाय ऑल, नॉट जस्ट बाय द टॉप लेवल। सिर्फ टॉप लेवल बात मान रहा है, बाकी बात ही नहीं मान रहे। सिर्फ टॉप लेवल वैल्यूज पे ध्यान दे रहा है, बाकी लोग वैल्यूज पे ध्यान ही नहीं दे रहे। सोचो, गलत है ना ये? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी शेयर्ड बाय ऑल, द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी शेयर्ड बाय ऑल। और वो किससे किससे रिफ्लेक्ट होती है? आपके कल्चर से। समझ रहे हो? आपके काम करने के तरीकों से, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। समझ रहे हो? कुछ एथिक्स वेथिक्स, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, उसूल। चलो, स्टाइल।
स्टाइल क्या होती है सर? स्टाइल का मतलब कौन सी स्टाइल की बात चल रही है यहाँ बात चल रही है लीडरशिप स्टाइल की। जैसा लीडर होगा वैसी तो काम होगा, समझ रहे हो सर? दिस स्टाइल मींस द लीडरशिप स्टाइल एंड कैसे हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द मैनेज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सही बात है, एक लीडर इन्फ्लुएंस करता है नहीं करता है किसको? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को, बिल्कुल करता है। अच्छा लीडर होगा तो अच्छे वे में करेगा, और गड़बड़ होगा तो वो गलत ही लीड करेगा ना यार। गलत लीडर तो गलत तरीके से लीड करेगा, अच्छा थोड़ी करेगा, समझ रहे हो? सो वही वाली बात है, एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल, एक अच्छा लीडर होना भी बहुत जरूरी है, सही है। सो क्योंकि एक अच्छा लीडर ही क्या करता है, वो लोगों को मोटिवेट करता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स की डिलीवरी तभी तो होगी जब एक अच्छी लीडरशिप स्टाइल होगी। समझ में आ गई है मेरी बात? पक्का? ये सब तो वही सारी चीजें हैं, स्टाइल में सब लिख देना आप। फिर स्टाफ, स्टाफ का क्या मतलब है सर यहाँ पे? द टैलेंटेड पूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन का टैलेंटेड पूल, लोग, लोग भी अच्छे होने जरूरी है। और लास्ट स्किल्स। स्किल्स क्या? कोर कॉम्पिटेंसीज, तुम्हारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना, सही है, तभी तो क्या मिलेगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। जब कोर कॉम्पिटेंसी में कितनी बातें होंगी याद करो, चैप्टर नंबर 3 टॉपिक पढ़ाए थे 3। पहला था अकॉर्डिंग टू सी के प्रहलाद गैरी हेवल व्हाट आर द 3 मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, कस्टमर वैल्यू, और एक एप्लीकेशन टू अदर कॉम्पिटेंसीज। फिर एक और टॉपिक पढ़ाया था जस्ट अगला दिन, हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी में कितनी बातें होनी चाहिए? वैल्यूएबल होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, नॉन सब्सटीट्यूटेबल होना चाहिए, और कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और पढ़ाया था टॉपिक कि हाउ टू सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे सस्टेन करते हैं लंबे समय तक, उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट बताया था ड्यूरेबिलिटी, फिर एक बताया था ट्रांसफरेबिलिटी, और एक बताया था उसके बाद इमिटेबिलिटी, और लास्ट अप्रोप्रिएबिलिटी। 4 चीजें होनी चाहिए तभी लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे। सही बात है? तो ऐसे पढ़ना पड़ता है भैया, आपको आदत में डालना पड़ता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, तब जाके याद होती है वो। एग्जाम से पहले अगर 2-3 बार कोर्स करोगे तब जाके ये बातें, जैसे आज मेरे को याद है आपको याद होगी, तब नंबर आएंगे हाईएस्ट। ऐसे नहीं आएंगे, नहीं तो मेहनत करने पे आएंगे। चलो, सो क्या होनी चाहिए? स्किल्स, ये तो बोल रहा हूं, कोर कॉम्पिटेंसी अच्छी होगी तभी क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सही है कि नहीं? सो वो भी अच्छी होनी चाहिए। द कोर कॉम्पिटेंसीज और द की स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज प्ले अ वाइटल रोल इन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। सर, एम्प्लॉइज की स्किल्स भी अच्छी होना बहुत जरूरी है, तभी आपको क्या, आपकी क्या बढ़िया होगी? कोर कॉम्पिटेंसी, और तभी उससे क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को की एक्सपर्टीज किससे आती है? उसके एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज अच्छे होंगे तो सर काम अच्छा करेंगे, कोई चीज, कोई ना कोई चीज में उनको क्या मिलेगी? कोर कॉम्पिटेंसी होगी उनकी, है ना, कुछ अच्छा होगा, और उससे उनको क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सही है? आज मारुति को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला हुआ है इतने सालों से, क्यों? क्योंकि उसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या थी? लो कॉस्ट पे बनाता है। तो लो कॉस्ट कैसे अचीव करी उसने? बिना एम्प्लॉइज की स्किल्स के नहीं, किसकी मदद से? एम्प्लॉइज की स्किल्स। तो एम्प्लॉइज की स्किल्स अच्छी थी तभी तो वो किस पे बनाया उसने, तभी उसकी कॉस्ट क्या आई? कम, और उसी ने उसको क्या दिलाया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडस्ट्री में। समझ में आया? एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? यूनिक प्रोडक्ट्स। यूनिक प्रोडक्ट्स कौन बना के देता है उसको? उसके एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज अच्छे हैं, उनकी स्किल्स अच्छी है, तभी तो बना पाते हैं यूनिक प्रोडक्ट्स, और तभी क्या मिल रहा है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इसलिए स्किल्स होनी बहुत जरूरी है, अच्छी होनी है ना। तो ये सारी होती है बेटा चारों चीजें। तो 3 होते हैं हार्ड, 4 होते हैं सॉफ्ट। ये सारे क्या है? इंटरनल। एक्सटर्नल का कोई नाम ही नहीं है सर। हाँ ठीक है, तो दोनों होने जरूरी है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सही बात है क्या? चलो, तो ये हो गया खत्म आपका। अब सर इस मॉडल की कुछ कमियां बता दो। कमियां तो बता दी थी मैंने पहले ही। पहली कमी क्या थी? दिस मॉडल फोकसेस ऑन ओनली द इंटरनल एस्पेक्ट्स, इंटरनल फैक्टर्स, डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स को ये कंसीडर नहीं कर रहा है, मतलब इसने कुछ उसको लिया ही नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं किया। एक और कमी है, इसका जो गोल था, क्या गोल था? हाउ इफेक्टिवनेस कैन बी अचीव्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट। कैसे हम इफेक्टिवनेस को अचीव करेंगे हार्ड और सॉफ्ट एलिमेंट के जरिए? ये तो इसने बताया ही नहीं। इसने तो सिर्फ बताया कि भाई एलिमेंट ये होते हैं, इनसे कैसे
इफेक्टिवनेस आएगी, ये नहीं बताया। इसने बताया क्या कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, नहीं बताया। स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, बताया क्या, नहीं। स्किल्स कैसी होनी चाहिए, बताया क्या, नहीं। स्टाइल कैसी होनी चाहिए, बताया क्या, नहीं बताया। हाउ इफेक्टिवनेस कैन, उससे कैसे इफेक्टिवनेस आएगी, ये तो बात बताई ही नहीं। जो ऊपर बोला था बोल बच्चन, वो तो काम इसने किया ही नहीं। तो इसका ये क्या है, कमी है इसकी। इसने जो बोला वो ये करता ही नहीं, सही है। इसने सिर्फ नाम नाम बता दिया, उससे इफेक्टिवनेस कैसे आएगी ये नहीं बताया। समझ में आया? मान लो मैंने आपको बताया, बोले यार सक्सेस कैसे आएगी, बोले बस ये 6 सब्जेक्ट है, इन पे ध्यान दे लो, नाम 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 बता दिया। उसमें क्या करना है ये नहीं बताया। आप समझ गए कहने का मतलब ये है। तो पहली कमी क्या है भाई इसकी, ये लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पहला तो वही है जो बता दिया, इट इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स। तो सर एक्सटर्नल भी तो बहुत जरूरी होते हैं, सही है कि नहीं है? सिर्फ किस पे फोकस करता है ये, एलिमेंट्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल की तो बात ही नहीं कर रहे। दूसरा कमी क्या है इसमें, अरे दूसरा कमी क्या है, दिस मॉडल डज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन कि कैसे इफेक्टिवनेस आएगी, हाउ इफेक्टिवनेस कैन बी अचीव्ड, ये तो इसने बताया ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? द मॉडल इज कंसीडर्ड टू बी मोर स्टैटिक एंड लेस फ्लेक्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। ये मॉडल को क्या माना गया है, थोड़ा स्टैटिक, फ्लेक्सिबल नहीं है ये ज्यादा। इसने बोला कि बस ये 3 चीजें ही होती है, 4 ही होती है, बस ऐसे ही होता है। समझ रहे हो? जबकि ये ऐसा नहीं होता फ्लेक्सिबल का। अच्छा और दिमाग लगाओ, क्यों बोल रहा है ये स्टैटिक है? सर क्योंकि जो चीज बदलती है उसको तो इसने लिया ही नहीं। कौन सी चीज, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वो तो बदलता रहता है, उसको तो ये कंसीडर कर ही नहीं रहा। तो ये तो स्टैटिक है ना सर अपने रूप के अंदर। इसका तो मतलब जो मतलब फॉर्म है वही स्टैटिक हो गया, क्योंकि इसने जो डायनामिक वाली चीज है उसको ही नहीं लिया। सही है क्या? तीसरी बात कह देना यार, कहो तो वैसे तो 2 ही है मेन बात। सर इट इज जनरली क्रिटिसाइज्ड, इसकी बुराई क्यों होती है, बिकॉज इसने वो रियल चीज ही मिस कर दी। इट मिस द रियल गैप इन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजी। सर स्ट्रेटेजी से इफेक्टिवनेस कैसे आएगी, उसका इसने सिर्फ क्या बताया, कॉन्सेप्ट कैसे आएगी ये नहीं बताया। ये सिर्फ बताया ऊपर ऊपर से, बोले यार 3 ये 4 ये ऐसे आएगी। अरे कैसे आएगी, कैसे कैसे लिखते हैं, अच्छा ऐसे लिखते हैं, कैसे आएगी ये नहीं बताया। समझ में आ गया? ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिया, कैसे आएगी नहीं बताया। आया क्या समझ? इसी के साथ टॉपिक